नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। हेडलाइंस का रुख करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया आ रहे हैं। इस दौरान केवड़िया प्रवासियों के लिए 5 दिन तक बंद रहेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की आर्थिक वृद्धि की दर इस वर्ष की तीसरी तिमाही में 5% के नीचे चली गई। अमेरिका कुछ हलकों में एक लाजमी सा सवाल उठा रहा है और वो ये है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्व बॉस बराक ओबामा की सलाह पर फैसला ले रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक शुरू हो गई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शनिवार को दी गई पार्टी चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें पीएम मोदी केवड़िया आएंगे। बता दें कि पीएम मोदी के केवड़िया आने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री केवड़िया आ रहे हैं। इस दौरान केवड़िया प्रवासियों के लिए 5 दिनों तक बंद रहेगा। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक केवड़िया पर्यटन को बंद रखने की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने वेबसाइट पर आधिकारिक घोषणा की है। हर साल की तरह इस साल भी प्रोटोकॉल के अनुसार ऑनलाइन टिकट बंद कर दिया गया है। मोदी 30 अक्टूबर को केवड़िया आएंगे और शाम को नर्मदा आरती करके घाट का लोकार्पण करने वाले हैं। केवड़िया में रात्रि विश्राम करेंगे और 31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में होने वाले आयोजन में पीएम मोदी सरदार की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करके राष्ट्रीय एकता परेड को सलामी देंगे। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की आर्थिक वृद्धि की दर इस वर्ष की तीसरी तिमाही में 5% के नीचे चली गई है। इस बात की पुष्टि सरकार द्वारा जारी आंकड़े कर रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि महामारी से उबरने की चीन की ये रफ्तार पहले के मुकाबले कम हो गई है। मौजूदा वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास की दर अब तक के मुकाबले काफी तेज थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रवक्ता ने आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे विश्व का वातावरण अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। इस वजह से घरेलू आर्थिक विकास की दर भी प्रभावित हुई है। इस दौर से ये अस्थायी रही है और गौरतलब है कि चीन पिछले कुछ समय से भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा देश की रियल एस्टेट मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही में देश में आर्थिक विकास की दर 18.3% थी, जो दूसरी तिमाही में गिरकर 7.9% रह गई है। अब ये 4.9% पर आ गई है। प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेशकों की रुचि न सिर्फ कम हुई है बल्कि इन्हीं सेक्टर में निवेश को लेकर भी डर लगा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ओबामा के भरोसे बाइडेन अमेरिका के कुछ हलकों में एक लाजमी सा सवाल उठ रहा है और वो ये है कि क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्व बॉस बराक ओबामा की सलाह पर फैसला ले रहे हैं या सरकार चला रहे हैं। बाइडेन ने 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति एंट्री की थी। 9 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं लेकिन बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 50% से ज्यादा अभी तक नहीं हो पाई है। उनके ज्यादातर फैसलों पर सवालिया निशान लग रहे हैं, फिर चाहे वो ज्यादा टैक्स कलेक्शन का मसला हो, कोविड कंट्रोल हो या फिर अफगानिस्तान का मसला। तो आइए इस मुद्दे से जुड़ी कुछ बातों पर नजर डालते हैं। बता दें कि अगले महीने यूएन की COP26 क्लाइमेट समिट होने वाली है। यह ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में होगी। पेरिस क्लाइमेट समझौता ओबामा के दौर में हुआ था और खास बात यह है कि इस समिट में अमेरिका की तरफ से बराक ओबामा भी हिस्सा लेने वाले हैं। मजे की बात तो यह है कि इस समिट में 1 और 2 नवंबर को जो बाइडेन और उनकी टीम भी हिस्सा लेने वाली है। तो हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि क्या ओबामा और बाइडेन एक साथ इस समिट में हिस्सा लेंगे या उनके इवेंट्स अलग अलग होंगे। लेकिन बाइडेन ने पिछले दिनों अमेरिका इकोनॉमी को ताकत देते हुए $3.5 ट्रिलियन का बिल पेश किया था। 27 सितंबर को ओबामा ने इस बिल के पक्ष में बयान दिया और कहा कि अमीर लोग थोड़ा और टैक्स देंगे तो चाइल्ड केयर और बाकी चीजों पर भी काम हो सकेगा। हमें नई बिल्डिंग, रोड और ब्रिज पार्ट्स और क्लाइमेट चेंज पर काम करने के लिए भी फंडिंग चाहिए। तो वही 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में पार्टी के प्रचार अभियान
और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में कृषि कानून विरोधी आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा और कोरोना टीकाकरण पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से गोवा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में फरवरी और मार्च 2022 में, जबकि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नवंबर और गुजरात के दिसंबर 2022 में होंगे। तो फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि 3 कृषि कानून के मसले और इसके खिलाफ हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को किसी भी तरह सुलझाया जा सके। केंद्र इसके लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्र की तरफ से इस संबंध में कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। वहीं विपक्ष भी किसानों के मसले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। केंद्र का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और किसानों को भड़काने का काम भी कर रहा है। केंद्र का ये कहना है कि देश के किसान उनके साथ हैं और इसके लिए विरोध में लगभग 1 वर्ष से अधिक सड़कों को जाम करे हुए बैठे हुए हैं। दरअसल राजनीति करने का काम भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शनिवार को दी गई पार्टी चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। रविवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को 13 मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया है। सिद्धू ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने के बहाने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर प्रगतिशील फैसला लिया है। इसके बावजूद अनुसूचित जाति को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति का सीएम बनाने के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जाने वाली है। ऐसे में सिद्धू का यह बयान कांग्रेस के लिए ही झटका साबित हो सकता है। बता दें कि इस चिट्ठी के बाद से ही इस्तीफा वापस लेने वाले सिद्धू के सरकार के खिलाफ बगावती तेवर बरकरार नजर आ रहे हैं। सीधे टकराव के बाद अब नवजोत सिंह ने पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखकर 13 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें सोनिया से अपील की गई है कि पंजाब सरकार को इस बारे में निर्देश दे कि इन मुद्दों को हल कैसे किया जाएगा। सिद्धू पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाकर सुपर सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से अब उन्होंने हाई कमान के जरिए सीएम चरणजीत चन्नी पर दबाव बनाने की कोशिश बरकरार रखी है। तो बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को देशव्यापी रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया है। 18 अक्टूबर की सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए रेल यातायात बाधित करने का फैसला लिया गया है। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान रेल संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी संगठन ये अपील कर रहे हैं। उधर भारतीय रेल के साथ पुलिस प्रशासन ने भी किसानों के आह्वान को देखते हुए तैयारी की है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में न्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की सहित दूसरी मांगों के समर्थन में किसानों ने सोमवार को रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की। लखीमपुर खीरी में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की अस्थियों के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। एसकेएम ने विरोध के तहत देश भर के टोल प्लाजा, कॉर्पोरेट मॉल और पेट्रोल स्टेशनों पर और भाजपा नेताओं के आवास के बाहर पक्के मोर्चे बनाए हैं। बता दें, लखीमपुर हत्या मामले में न्याय देने की मांग करते हुए एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की है। मोर्चा की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों की अस्थियों के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में शहीद कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं।
तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मामले में केंद्र सरकार से अलग अपनी बातें रखी हैं। मलिक ने कहा, मैं तो किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं। इस मसले पर किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। जब एमएसपी लागू हो जाता है तो किसान संतुष्ट हो जाएगा और इसके बाद यह आंदोलन अपने आप में समाप्त हो जाएगा। मलिक रविवार को राजस्थान में झुंझुनू के दौरे पर थे। कार्यक्रम के बीच मलिक ने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखी है। मलिक ने कहा, केंद्र को एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, उसके बाद निश्चित ही किसानों का मुद्दा भी हल हो जाएगा। देश के किसानों की हालत बेहद खराब है। केंद्र निश्चित रूप से इस मसले पर गलत रास्ते पर है। मलिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2 बार सांसद भी रहे हैं। मलिक ने कहा, केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि किसान 10 महीने से अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। फसल बुआई का समय है, इतना लंबे समय हो जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होने से उन्हें गुस्सा आ रहा है। यही हालात रहे तो केंद्र सरकार वापस नहीं करेगी। और अब उनसे पूछा गया कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है, तो उनका ये कहना था कि सरकार के इर्द गिर्द गलत सलाह देने वाले लोग बहुत हैं, इसके कारण ही ये सत्यानाश हो रहा है। तो उत्तर पूर्वी राज्य असम में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। असम पुलिस की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन अलकायदा मिलकर राज्य में बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर जारी किए गए एक अलर्ट के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडरों, सैन्य ठिकानों व धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की तैयारी है। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस ने सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने को कहा गया है। इस अलर्ट को पिछले महीने दारंग जिले में हुई हिंसक झड़प से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी, तो 11 पुलिसकर्मियों समेत 20 लोग घायल भी हुए थे। पुलिस को मिले इनपुट के तहत आतंकी बम या आईडी से सार्वजनिक स्थानों पर हमला कर सकते हैं। यह हमला बस स्टेशनों या फिर धार्मिक स्थलों पर हो सकता है। पुलिस द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में इस्लामिक कॉर्पोरेशन की ओर से किए गए ट्वीट का हवाला दिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान में मुस्लिम युवकों की मौत की निंदा की गई है, जिसके बाद अलकायदा की ओर से वीडियो जारी किया गया जिसमें कश्मीर और असम में जिहाद के लिए अपील की गई थी। राजस्थान में लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब कांग्रेस हाईकमान ने फोकस करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदलावों के ब्लूप्रिंट पर पहले की दौर की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गहलोत का जल्द एक और दिल्ली दौरा होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के बदलावों को हरी झंडी मिल जाएगी। उधर मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। बोर्ड, आयोग और सरकारी विभागों से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ से पहले इन सब कामों को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को मिलाकर 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी 21 पद भरे हुए हैं। मंत्रिमंडल में 9 जगह खाली हैं। 3 से 4 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने से 12 से 13 जगह खाली हो जाएंगी। इसमें पहले फेज में 10 नए चेहरों को मौका मिलने की गुंजाइश होगी। राजनीतिक तौर पर 2 से 3 पद खाली रखे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट कैंप को जगह देने के फॉर्मूले को भी अभी फाइनल किया जाना है। पायलट कैंप की मांग बराबरी की भागीदारी की है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्तर पर चर्चा हुई है। अगले मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट समर्थकों को भी जगह मिलना तय है। उनके शेयरिंग फॉर्मूले पर हाईकमान के स्तर पर आगे की ओर चर्चा के आसार बढ़ते हैं। तो महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई में कोविड से किसी की जान नहीं गई हो। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। रविवार को यहां मिलाकर कुल 366 केस सामने आए, जिनमें से पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार ऐसा हुआ जब किसी संक्रमित की जान नहीं गई। पॉजिटिविटी रेट भी बेहद कम हुआ है और रविवार को यह 1.27% की दर्ज की गई है आंकड़ा। फिलहाल मुंबई में 5030 एक्टिव केस है। दूसरी लहर में यहां एक दिन में 11,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस देखे गए थे। देश में भी संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के बाद शनिवार को 11,123 टेस्ट किए गए, जिनमें 14,146 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि 154 मरीजों की मौत हो गई है। 7 महीने बाद रोजाना आने वाले केस 14,000 पहुंच चुके हैं घटकर। पिछले 24 घंटों में 19,778 लोग संक्रमण से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रोजाना आने वाले मामलों की प्रतिशत 1.29 रह गई है, मतलब कि 100 लोगों के टेस्ट पर 1.29 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। पिछले 48 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। हालांकि वीकली पॉजिटिविटी रेट
1.42% है। देश में वैक्सीनेशन की गति में भी काफी तेजी आई है और बीते दिन देश भर में 41,20,782 वैक्सीनेशन डोज लगाए जा चुके हैं। तो यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बता दें कि मानसून खत्म होने से पहले बारिश ने फिर देश भर को तरबतर कर दिया है। कहीं ये बारिश आराम दे रही है तो कहीं जानलेवा बन गई। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। यहां बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कुल 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 8 लापता हैं। बीती शाम केरल के कोट्टायम जिले में बाढ़ में पूरा एक घर बह गया। सड़क पर खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। हादसे के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं आई है। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल बचाव कार्यों के लिए वायनाड पहुंच गया है। सेना की ओर से अब तक कुल 3 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राहत सामग्री के साथ नेवी चॉपर के जरिए बारिश प्रभावित इलाकों का दौर जारी है। वायुसेना स्टीगन शंगुगम में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर M117 स्टैंड बॉय पर है। बता दें कि उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश जारी है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए रेड अलर्ट और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक 4 धाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। सोमवार के लिए स्कूलों को बंद रखा गया है। गुजरात में सूरत के कडोडरा जीआईडीसी व्यास तड़के में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है तो 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। आग से बचने के लिए कई मजदूर 5 मंजिला इमारत से कूद गए, जिससे कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई है। सूरत फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी सुबह 4:30 पर यानी 4:30 बजे मिल गई। इसके तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी बचाव कार्य में जुट गए। उन्हें आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह फिलहाल नहीं पता चल पाई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तब आग लगी जब कई मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। आग की लपटें उठते देख मजदूर डर गए और जान बचाने के लिए वहीं से कूद गए। एसडीएम केजी वागले ने बताया कि हादसे के समय इमारत में 100 से ज्यादा लोग थे। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सूरत की मेयर हिमाली बोगावाला ने कहा कि मुझे सुबह करीब 5:30 बजे आग लगने की खबर मिली। मैं तुरंत मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई वारदातों के बाद देश के 2 बड़े मंत्रियों ने 2 अलग अलग मौकों पर बयान दिए। गृह मंत्री असदुद्दीन खान ने रविवार को कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों पर जो हमले हुए वो प्री प्लान्ड थे और साजिश के तहत किए गए। सूचना मंत्री राज्य मंत्री मुराद हसन ने कहा कि इस्लाम देश का धर्म नहीं है। असदुद्दीन खान ने मंदिरों पर हमले को लेकर कहा, इनका उद्देश्य बांग्लादेश में सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना है। सबसे पहले बुधवार को कोमिला में हिंदू मंदिर में लोगों पर हमला किया गया। इसके बाद सैकड़ों ज्ञात और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक कोमिला हमला क्यों हुआ यह पूछने पर मंत्री ने कहा कि जैसे ही हमें सारे सबूत मिल जाएंगे हम इन्हें सार्वजनिक करेंगे और सभी दोषियों को दंड देंगे। वहीं बांग्लादेश के सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन ने कहा है कि बांग्लादेश एक सेक्युलर राष्ट्र है। हम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजबिर रहमान के बनाए हुए 1942 वाले संविधान की ओर लौटेंगे। बांग्लादेश कभी भी धार्मिक कट्टरपंथियों की पनाहगाह नहीं हो सकता। हालांकि यह बयान उन्होंने मंदिरों पर हमले के संदर्भ में नहीं दिया। तो चलिए अब आपको शेयर बाजार अपडेट से रूबरू कराते हैं। बता दें कि हफ्ते के पहले दिन यानी आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स जो है 61,817 पर है। निफ्टी 18,500 पर खुला है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 61,894 और निफ्टी 18,521 पर है का स्तर छुआ है। फिलहाल सेंसेक्स 470 पॉइंट चढ़कर 61,780 पर है। निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 18,490 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 शेयर में खरीदारी है और 6 शेयर में
बेकाबली देखने को मिल रही, जिसमें टाइटन, टाटा स्टील और इन्फोसिस के शेयर 2% से ज्यादा हैं और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं एशियन पेंट्स में शेयर में 1% की कमजोरी है। बाजार को मेटल शेयर्स का सपोर्ट मिला है। एनईसी पर मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो आईटी शेयर्स से भी तेजी देखने को मिली है। बीएसई पर 3100 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 2014 शेयर्स बढ़त के साथ और 926 शेयर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पहली बार 275 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 578 पॉइंट यानी 0.94% चढ़कर 61,305 पर और निफ्टी 176 पॉइंट्स यानी 0.96 की तेजी के साथ 18,338 के स्तर पर बंद हुआ। तो करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया यानी आज 1 पैसे की मजबूती के साथ 75.25 के स्तर पर खुला है। वहीं गुरुवार में कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 73.26 के स्तर पर बंद हुआ था। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर दर्ज मामले में हिसार पुलिस ने क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। युवराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बीते साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में यजुवेंद्र चहल पर अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में हरियाणा के हांसी शहर थाने में युवराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जानकारी की माने तो हांसी पुलिस ने युवराज को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की है। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर युवराज सिंह को औपचारिक जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने युवराज सिंह को अग्रिम जमानत के आदेश दिए थे। इसी के चलते हांसी पुलिस ने उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की और पूछताछ के बाद अग्रिम जमानत के आधार पर कागजातों के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया। युवराज सिंह ने यजुवेंद्र चहल को लेकर मजाक में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए थे। मामला बढ़ा तो उन्हें सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी, जिसमें युवराज ने कहा था, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं रंग, जाति, पंथ के आधार पर किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं करता। मैंने लोगों की भलाई के लिए जिंदगी जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को देखते रहिए आपके न्यूज नेशनल के साथ।